हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अभिषेक शाही स्वागत करता हूँ आप सभी के द नेशन बिल्डर के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम लोग पिछली क्लास में बात किए थे व्यंजनों की संख्या के बारे में कि हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या होती है 33। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों की संख्या कितनी होती है तो होती है वो 35 यानी 35। अब हम लोग बात किए थे कि लिखने के आधार पर व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो लिखने के आधार पर व्यंजनों की संख्या होती है 39 यानी 39। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि व्यंजनों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है। व्यंजनों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है। तो दोस्तों, व्यंजनों का वर्गीकरण दो आधार पर करते हैं हम लोग। व्यंजनों को हम लोग दो आधार पर बांटते हैं। तो व्यंजनों का वर्गीकरण हम लोग दो आधार पर करते हैं। पहला है घोषत्व के आधार पे और दूसरा है प्राणत्व के आधार पे। पहला है घोषत्व के आधार पे और दूसरा है हमारा प्राणत्व के आधार पे। दोस्तों, घोषत्व के आधार पे बात करें तो घोष में क्या होता है, घर्षण होता है यानी कंपन होता है। तो घोष का अर्थ ही होता है कि स्वर तंत्रियों में कंपन, स्वर तंत्रियों में कंपन। तो स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पे व्यंजनों को हम लोग क्या करते हैं, बांटते हैं। और दूसरा हमारा है प्राणत्व के आधार पे। प्राणत्व में का मतलब होता है कि हवा, प्राण का अर्थ होता है हवा। तो हवा के आधार पे कि मुख से हवा किस प्रकार से निकलती है, उसके आधार पे हम लोग बात करेंगे कि व्यंजन कौन कौन से प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, पहला है हम देखेंगे कि घोषत्व के आधार पे व्यंजनों का वर्गीकरण कि घोष के आधार पे व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। घोषत्व के आधार पे व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, यानी स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पे व्यंजन के भाग कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों, घोषत्व के आधार पे व्यंजन को हम लोग दो भागों में बांट देते हैं। पहला है घोष यानी सघोष, जिसको हम लोग कहते हैं घोष, और दूसरा है अघोष। पहला है घोष या सघोष और दूसरा है अघोष। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो घोषत्व के आधार पर व्यंजन के को बांटा गया है वो कौन कौन से होते हैं और किस प्रकार से बांटा गया है। तो दोस्तों, आपको जैसा कि पता है, पहले से मैंने बता चुका है आपको कि घोषत्व मीन्स होता है, घोष का अर्थ होता है स्वर तंत्रियों में कंपन। तो घोषत्व के आधार पे कि जिन अघोष ध्वनि किसको कहते हैं कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन या घर्षण न हो। ठीक है, जब आप घोष की बात करते हैं स्वर तंत्रियों में कंपन, तो सघोष मिस होता है कंपन हो और अघोष मिस होता है कंपन न हो। अ मिस होता है न और घोष मिस होता है कंपन, जिसमें कंपन न हो। और सघोष स मिस होता है हो और घोष मिस होता है कंपन, यानी जिसमें कंपन होता है, या जिसको हम लोग कहते हैं घोष। अब अघोष ध्वनि जिसकी डिफिनीशन बनाएं तो अघोष जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन या घर्षण नहीं होता है, स्वर तंत्रियों में कंपन या घर्षण नहीं होता है, उसको हम लोग कहते हैं अघोष ध्वनि। स्वघोष ध्वनि किसको कहते हैं, तो जिन ध्वनियों को उच्चारण या स्वर तंत्रियों में कंपन या घर्षण हो, कंपन या घर्षण हो, जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में क्या होता है, कंपन या घर्षण होता है, उसको सघोष कहते हैं या घोष कहते हैं। और जिसमें कंपन नहीं होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अघोष। अब कौन सा वर्ड सघोष होगा, कौन सा वर्ड अघोष होगा, तो देखिए अघोष की बात करें तो पहला और दूसरा वर्ड, अगर हम लोग बात करें स्पर्श व्यंजन में, तो पहला और दूसरा जो क वर्ग का पहला है और क वर्ग का दूसरा है, च वर्ग का पहला और च वर्ग का दूसरा, वो हमारा क्या कहलाता है, अघोष वर्ड। और उसमें व्यंजन में श श श जो है हमारा अघोष वर्ड कहलाता है। जैसे देखिए हमने यहाँ पे लिखा है क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ अड़ त थ द ध न प फ ब भ म। ये हमारा क्या है, स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है। तो पहला और दूसरा हमारा क्या कहलाता है, अघोष कहलाता है। ठीक है, और तीसरा, चौथा और पांचवा हमारा क्या कहलाता है, सघोष कहलाता है। इन वर्णों का जब उच्चारण करते हैं, जैसे क और ख का उच्चारण करेंगे तो क्या हो रहा है, हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं हो रहा है। और ग घ अंग कहते हैं तो हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। च छ का उच्चारण करेंगे तो कंपन नहीं होगा, और ज झ ञ का करेंगे तो हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। तो दोस्तों, पहला दूसरा वर्ड जो होता है, हर वर्ग का पहला दूसरा, वो क्या होता है, अघोष होता है।
तीसरा, चौथा, पाँचवा जो होता है वो हमारा सघोष होता है। ये हमारा स्पर्श व्यंजन की बात हो गई। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि हमारा आता है अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल, व ये हमारा पूरी रूप से सघोष होता है। क्या होता है? सघोष। य, र, ल, व हमारा सघोष होता है। फिर हमारा उसमें व्यंजन आता है जिसमें श, श, स हमारा अघोष होगा और उसका ह जो होगा हमारा सघोष में आता है। और दोस्तों हमने जब स्वरों का वर्गीकरण बताया था तो बताया था कि प्रत्येक स्वर भी जो क्या होते हैं? सघोष होते हैं। प्रत्येक स्वर सघोष होते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा घोषत्व के आधार पे यानी स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पे व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजन वर्गों को हमने बांटा कि दो प्रकार के होता है, घोष और अघोष। घोष में होता है जिसमें स्वर तंत्रियों में कंपन हो, अघोष में होता है कि स्वर तंत्रियों में कंपन न हो। तो सघोष ध्वनि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है तो हमारा है स्पर्श व्यंजन में तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, और अघोष वर्ण होता है हमारा पहला और दूसरा वर्ग। ठीक है। फिर दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि अंतस्थ व्यंजन में। तो अंतस्थ व्यंजन हमारा क्या जाता है? सघोष में आ जाता है। और उष्म व्यंजन की बात करें तो श, श, स हमारा अघोष में आएगा और ह जो हमारा जाएगा सघोष में हो जाएगा। और सभी व्यंजन सभी स्वर हमारे क्या होते हैं? सघोष वर्ण होते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा याद करने का तरीका कि पहले हम लोग अपने माइंड सेट में, अपने दिमाग में एक उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे कि पहले हमारा क्या होता है? स्पर्श व्यंजन आता है। तो जिसमें हम लोग क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग की बात करते हैं। तो पहला दूसरा हमारा क्या है? अघोष, अघोष। ठीक है। अ हमारा पहले शुरू होता है, अ, आ, इ, तो अघोष। तो अ हमारा क्या हो जाएगा? पहले आया तो पहला और दूसरा जो हमारा हो जाएगा अघोष हो जाएगा, और तीसरा, चौथा, पांचवा हमारा क्या हो जाएगा? सघोष हो जाएगा। ये हमारा स्पर्श व्यंजन की बात करें। उसके बाद हमारा जो आता है अंतस्थ व्यंजन आता है। तो अंतस्थ व्यंजन में हमारा पूरा अंतस्थ व्यंजन हमारा किस में आ जाएगा? सघोष में आ जाएगा। और जब दूसरे लास्ट में आता है हमारा उष्म व्यंजन जिसमें श, श, स हमारा क्या होगा? अघोष में हो जाएगा और ह हमारा सघोष में हो जाएगा। और हमने जब स्वरों को बताया था कि स्वरों का जब वर्गीकरण किया था तो बताया था कि सभी स्वर जो होते हैं हमारे सघोष वर्ण होते हैं। सभी स्वर हमारे क्या होते हैं? सघोष वर्ण होते हैं। दोस्तों ये हमारा जो है, आप इसका क्रम देख लीजिए कि हमारा याद करने का तरीका क्या है। हमारा ये जो क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, इसके आधार से हम लोग क्या करेंगे? इसको पढ़ेंगे। ये हमारा क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है। ये हमारा त वर्ग है। ठीक है। तो आप इसमें स्पर्श व्यंजन को देख लीजिए। फिर उसके बाद हमारा आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन हमारे सारे सघोष में होते हैं। उस व्यंजन में 3 हमारे अघोष में हो जाएंगे, ह हमारा सघोष में हो जाएगा। अब प्रत्येक स्वर भी हमारे सघोष वर्ण होते हैं। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे कि प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो हमने बताया था दोस्तों कि प्राणत्व के आधार पर हम लोग व्यंजनों को 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है अल्प प्राण और दूसरा होता है महाप्राण। एक होता है हमारा अल्प प्राण और दूसरा होता है महाप्राण। अब प्राण मीन्स होता है हवा, अल्प मीन्स होता है कम। ठीक है। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख से हवा क्या होती है? कम निकलती है। मुख से हवा क्या होती है? कम। अल्प प्राण, अल्प प्राण, अल्प मीन्स होता है कम, प्राण मीन्स होता है हवा। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख से क्या होती है? हवा कम निकलती है, उसी को हम लोग कहते हैं अल्प प्राण। ठीक है। फिर आता है महाप्राण। तो जिन महा मीन्स होता है बड़ा, ठीक है, प्राण मीन्स हवा, यानी महा मीन्स ज़्यादा, ठीक है, प्राण मीन्स होता है हवा। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय मुख से हवा क्या होती है? ज़्यादा निकलती है, हवा ज़्यादा निकलती है, उसको हम कहते हैं महाप्राण। अल्प प्राण की बात करें तो अभी हमने बताया ना, अ पहले शुरू होता है। ठीक, अ हमारा पहले शुरू होता है। तो देखिए इनमें क्या होगा कि हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, ठीक है, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण हमारा किस में होता है? अल्प प्राण में होता है। फिर हमारा आता है अंतस्थ व्यंजन, और सारे स्वर हमारे क्या होते हैं? अल्प प्राण में होते हैं। और ये हमारा द्विगुण वर्ग का ड जो है हमारा अल्प प्राण में होता है। महाप्राण की बात करें तो हमने बताया ना कि हर वर्ग का जो बचा दूसरा और चौथा वर्ग, दूसरा और चौथा वर्ग क्या होता है? हमारा महाप्राण होता है। ऊष्म व्यंजन हमारा महाप्राण में आएगा और ढ हमारा महाप्राण में होता है। ये हमारा द्विगुण वर्ग का ढ जो है हमारा महाप्राण में होता है। दोस्तों याद करने का तरीका आपको बताएं तो हमारा क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ठीक है, ये हमारे 5 जो वर्ग हैं हमारे स्पर्श व्यंजन के हैं। तो इसकी बात कीजिए, देखिए अल्प प्राण, तो पहला, तीसरा और पांचवा हमारा अल्प प्राण है, दूसरा और
चौथा हमारा महाप्राण है। फिर हमारा आता है अंतस व्यंजन। तो अंतस व्यंजन में पहला हमारा अल्प प्राण हो जाएगा अंतस व्यंजन, और दूसरे नंबर पे आता है उष्म व्यंजन में हमारा दूसरा महाप्राण में हो जाएगा। ठीक है, तो अंतस व्यंजन य र ल व हमारा य है ड अल्प प्राण, और उस स श स ह ढ और महाप्राण। ये हमारा दोस्तों याद करने का तरीका है। दोस्तों अब व्यंजन से जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आपके एग्जाम में जो पूछा जाता है वह है उच्चारण स्थान। वह है हमारा उच्चारण स्थान, कि उच्चारण स्थान से कैसे प्रश्न बनते हैं, और उच्चारण स्थान जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था, जब पढ़ाया था स्वरों का स्पर्श उच्चारण स्थान बताया था, तो हमने बताया था एक हमारा जो मुख का बोलने से जो हमारे जो स्वर तंत्रियाँ हैं उनका एक क्रम है। पहला क्रम कौन सा है? कंठ, फिर आता है तालु, फिर आता है मूर्धा, फिर आता है दंत, और फिर आता है हमारा ओष्ठ। जैसे ही हम अंदर से बाहर की तरफ आते हैं तो एक क्रम है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। ये हमारा उच्चारण का एक क्रम है। तो दोस्तों व्यंजनों को उच्चारण स्थान की बात करें तो पहला वर्ग जो होता है जिसको हम लोग कहते हैं क वर्ग, कंठ होता है, च वर्ग तालु से होता है, ट वर्ग मूर्धा से होता है, त वर्ग हमारा दंत से होता है, और प वर्ग हमारा ओष्ठ से होता है। तो जैसे दोस्तों पूछेगा कोई क का उच्चारण स्थान क्या है, तो क का उच्चारण स्थान हमारा कंठ हो जाएगा, ख का उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा, ग का उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा, घ का उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा, और साथ में साथ ह का भी उच्चारण स्थान हमारा कंठ हो जाएगा। दोस्तों अभी मैं याद करने का आपको भी तरीका बताऊंगा कि किस प्रकार है। स्पर्श व्यंजन में तो सीधे सीधे आपको याद हो जाएगा, पहला स्पर्श व्यंजन हमारा कंठ हो गया, दूसरा हमारा तालु हो जाएगा, जो दूसरा वर्ग है हमारा च वर्ग हमारा तालु हो जाएगा, तीसरा हमारा मूर्धा हो जाएगा जिसको हम लोग ट वर्ग कहते हैं, ट ठ ड ढ अड़, ये हमारा क्या है मूर्धा हो जाएगा। और दंत, तो दंत जो हो जाएगा हमारा त वर्ग हमारा दंत से हो जाएगा, और ओठ प वर्ग हमारा ओठ से हो जाएगा। ये हमारा एक तो ये हमारा हो जाएगा स्पर्श व्यंजन का। उसके बाद हमारा आता है उष्म व्यंजन का। तो दोस्तों हमने उष्म व्यंजन जब बताया था तो आपको बताया था कि जो बड़ा श होता है वो तालव्य श होता है। तो तालव्य श मतलब कि तालु से बोला जाएगा। ये मूर्धन्य श होता है जिसको हम लोग मूर्धा से बोलते हैं, और स जो होता है वो दंत से बोला जाता है, और ह जो होता है हमारा कंठ से होता है, ह जो हमारा कंठ से है। तो याद करने का तरीका, अगर आप ये क्रम अगर आपको इस जो स्ट्रक्चर है इसको आप एक तरह से अपने दिमाग में बैठाएंगे तो देखेंगे कि कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ से बना, और उसके बाद ये हम अपने स्पर्श व्यंजन का याद कर लिया। उसके बाद हमारा आता है अंतस व्यंजन का। तो अंतस व्यंजन में य जो है हमारा तालु से हो जाता है, और र और ल दंत के मूल भाग से, इसको हम लोग दंत से भी मानते हैं, र और ल को हम लोग दंत से मानते हैं। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन आपका र और ल से वत्सर्य से पूछेगा कि कौन सा वत्सर्य ध्वनि है। र और ल हमारा वत्सर्य ध्वनि है, आपको ये याद करना पड़ेगा। और वह सबसे ज़्यादा पूछता है कि वह का उच्चारण स्थान कौन सा है, क्योंकि अंतस व्यंजन से ही आपके सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आपका अंतस व्यंजन है आपके व्यंजन के पार्ट से। तो दोस्तों र और ल हमारा वत्सर्य ध्वनि है, और वह हमारा दंतोष्ठ है। तो आप देखेंगे य र ल व, तो य का तालु, र ल का वत्सर्य, व का दंतोष्ठ। और हमने उस व्यंजन का बता दिया कि स तालव्य श मूर्धन्य, और छोटा सा जो है हमारा दंत स है, और ह। दोस्तों अगर आप देखिए कभी कभी पूछता है ये जो हमारा पार्ट है पंचमाक्षर, हर वर्ग मतलब कि हर वर्ग का जो स्पर्श व्यंजन में जो लास्ट वाला है वो हमारा पंचम वर्ग नासिका से बोला जाता है। कभी कभी ये कौन सा वर्ड नाक से बोला जाता है, पूछता है कि अंग, य अड़ न म। अगर ये रहेगा तो अगर अंग बोला गया, अगर कंठ नहीं है तो नासिका आप लगाएंगे, इ का अगर तालु नहीं है तो नासिका लगाएंगे, अण जो है मूर्धा नहीं लगा है तो नासिका लगाएंगे, न है तो दंत अगर नहीं मिलता है तो नासिका लगाएंगे, म अगर ओष्ठ नहीं है तो हम लोग नासिका लगाएंगे। ये क्वेश्चन भी आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इस प्रकार से क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये भी पार्ट हमारा क्या है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इस पार्ट का जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो हमारा व र ल उच्चारण स्थान में, और ये तो आपको कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये जो हमारा एक क्रम आपको याद ही होता है, तो आप किसी भी तरह बता देंगे। व का दंतोष्ठ सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है आपके सुपर टेट में कि व का उच्चारण स्थान कौन सा है, और र ल वत्सर्य ध्वनि है, और नासिका से आपका पूछा जाता है। व्यंजन में ही दोस्तों पूछता है अयोगवाह वर्ड। अयोगवाह वर्ड वे वर्ड जो अ की सहायता से बोले जाते हैं। अयोगवाह, अयोगवाह।
अ के योग के साथ वहन किया जाता है या ढोया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं अयोगवाद वर्ड। वे वर्ड जो अ की सहायता से बोले जाते हैं या अ के योग से वहन या ढोए जाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं अयोगवा। अंग और अ, अंग अ, जब हम लोग स्वरों को पढ़ाया था तो हमने अंग और अ को नहीं बताया था। ये हमारे क्या हैं, अयोगवाह वर्ण हैं। अयोगवाह को भी हम लोग दो भागों में बांट दिया, अनुस्वार और विसर्ग। ये हमारा चिन्ह है। चिन्ह याद रखिएगा कि अनुस्वार का चिन्ह कौन सा है और विसर्ग का चिन्ह कौन सा है। आपके चिन्हों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, अनुस्वार और विसर्ग लेखन की दृष्टि से स्वर हैं। अयोगवाह जो होता है, ठीक है, अनुस्वार और विसर्ग जो है, ये अनुस्वार और विसर्ग की बात कर रहा है, ठीक है, जो अयोगवाह में ही आता है। तो अनुस्वार और विसर्ग लेखन की दृष्टि से क्या होते हैं, स्वर होते हैं, लेकिन जब इनका उच्चारण करते हैं तो व्यंजन से होता है। जैसे आप बोलते हैं ना अंग, अंग, ठीक है, अंग, तो अ के साथ अंग बोले ना तो जात में लास्ट में क्या आ रहा है, न आ रहा है, ठीक है। तो उच्चारण करते हैं तो आप लोग, तो हम लोग क्या करते हैं, जब उच्चारण करते हैं तो उसका उच्चारण जब करेंगे तो व्यंजन की सहायता से, जैसे विसर्ग बोलेंगे तो लास्ट में आता है ठीक है, तो ह आता है ना, तो उसका जब उच्चारण करते हैं तो व्यंजन आता है। लेकिन जब हम लिखते हैं तो ये हमारा स्वर की सहायता से, मतलब अ की सहायता से लिखे जाते हैं, अयोग के साथ अ के साथ वहन किया जाता है। इसलिए लिखने में आप स्वर का प्रयोग करते हैं, उच्चारण में व्यंजन का प्रयोग करते हैं। इसको इसीलिए अयोगवाह कहते हैं। जिससे आपका क्वेश्चन पूछता है कि चिन्ह से पूछ देगा कि अनुस्वार कौन सा है, विसर्ग कौन सा है, या पूछ देता है कि अयोगवाह वर्ण कौन से हैं, तो अंग और अह को अयोगवाह कहते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा व्यंजन हमारा पूरा खत्म हो चुका है। यानी हम लोग वर्ण के बारे में पढ़ चुके हैं, स्वरों के बारे में पढ़ चुके हैं और व्यंजनों के बारे में पढ़ चुके हैं। ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट व्यंजन और स्वरों वाला कंप्लीट हो चुका है। इससे अब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आप भी कोई भी बुक ले लीजिए प्रैक्टिस सेट का, अगर सॉल्व कीजिए। अगर इसमें से नहीं आता है, अगर कोई प्रश्न ऐसे हैं जो इसमें से छूट चुका है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों, अपने छोटे भाइयों बहनों को भी भेजिए, शेयर करिए, जिससे उनको भी इस चीज़ का लाभ हो सके और उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें। अगर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी बच्चों को अगर इसमें कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।